नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं एक नया लेसन। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने आपको मान लीजिए 100 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड दी, तो मैंने आपसे 100 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड ली। लेकिन सीडिंग ऑफ टेरिटरी का मतलब क्या होता है? मैंने अगर आपको 100 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड दी, देन इन एक्सचेंज आई हैव टेकन मे बी 100 square kilometer, maybe 90 square kilometer, maybe 50 square kilometer. So effectively, the overall area of my country is going to be reduced. That is known as the ceding of territory. Here in this case, when the after seeing so many protests, ultimately the President of India decided to refer the matter to the Supreme Court for its legal opinion कि what should be the mechanism of enforcing this agreement। तो दो तीन चीजें हैं। पहली चीज ये है कि क्या ये एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकता है। उससे भी पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली इट इज एन एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव और इट इज सीडिंग ऑफ टेरिटरी। इफ इट इज सीडिंग ऑफ टेरिटरी, then under which clause of the constitution the government of India can cede its territory? Suppose if there is no clause, then being a sovereign nation, whether India या Indian government is allowed to cede its territory, and if the Indian government is allowed to cede its territory, then in what circumstances, what mechanism should be followed? So these are certain questions which are very very important. अब यहाँ पे जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो ऑब्वियसली द सुप्रीम कोर्ट हैज फ्रेम्ड सर्टेन इश्यूज जो मैंने आपको बताया कि ये एक्सचेंज है, कि ये सीडिंग ऑफ टेरिटरी है। अगर ये सीडिंग ऑफ टेरिटरी है तो सीडिंग ऑफ टेरिटरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो कहाँ लिखा है कि कर सकते हैं, नहीं कहीं लिखा हुआ है तो फिर कैसे करेंगे। सो देयर आर सो मेनी इश्यूज व्हिच हैज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। बट रिमेंबर, व्हेन द मैटर हैज बीन ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, द central government is repeatedly saying that this is the case of exchange of enclave and it is not ceding of territory। तो इसमें एक चीज आप याद रखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये डिसाइड करने की इसमें है कि ये सीडिंग ऑफ टेरिटरी है कि नहीं है। So what Supreme Court has done in this case? The Supreme Court has gone through Radcliffe Award, पूरे नक्शे को देखा। रेडक्लिफ अवार्ड में बेरीबारी यूनियन का क्या स्टेटस है उसको देखा। स्टेटस को चेक करने के बाद उन्होंने ये देखा कि इंडिया ने कितना एरिया दिया और बदले में कितना एरिया लिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ रेडक्लिफ अवार्ड, इट इज वेरी मच क्लियर दैट बेरूबारी यूनियन इज द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इट इज क्लियर। अब इसमें सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि अगर ये पाकिस्तान, पहले तो सरकार ये कह रही थी कि पाकिस्तान का हिस्सा है, गलती से डिस्प्यूट था, इसमें कंफ्यूजन थी तो हमने पाकिस्तान को दिया। जब भी क्लियर हो गया कि दिस इज अ केस ऑफ सीडिंग ऑफ टेरिटरी, सीडिंग ऑफ टेरिटरी का मतलब ये होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड विच वाज एक्सचेंज, दैट वाज इवैल्यूएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड वंस इट हैज बीन इवैल्यूएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, after the evaluation, the Supreme Court is reaching on this particular conclusion that Indian government has basically ceded its territory in the favor of Bangladesh। तो पहले तो सरकार ये नहीं मान रही थी कि सीडिंग ऑफ टेरिटरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियर करी कि आपने अपनी जमीन तो दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ जब आप लोग आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं, कल को आप करोगे आर्ग्यूमेंट, तो दो तीन चीजों पे पहले आप देखना, आप धीरे धीरे बढ़ते हो। जैसे आप मर्डर का केस देखो, तो मर्डर में पहले आप कहोगे, अगर आप डिफेंड कर रहे हो अपने क्लाइंट को, तो पहले आप कहोगे कि नहीं मर्डर है ही नहीं है। फिर जब आपका मर्डर का मामला फंस जाता है तो आप कहोगे नहीं, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था। आप उसको फिर जनरल एक्सेप्शंस में ले जाओगे। फिर उसमें आप जो है अलग अलग चीजें अप्लाई करके क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को कम कराने की कोशिश करते हो। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द अप्रोच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट हाउ द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू परसीव इट्स आइडिया अबाउट द डिफरेंट फैक्ट्स। सो इनिशियली once the government was on the denial mode that this is ceding of territory, once the Supreme Court has said कि no, actually there is a ceding of territory, then the central government is going to change its stand। इन्होंने बोला ठीक है, अगर ये ceding of territory है भी तो भी this agreement can be implemented through an executive order। इसको हम
एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं. वी डू नॉट नीड टू पास एनी लेजिस्लेशन और वी नीड नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी बिल इन द पार्लियामेंट. थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. अब इसमें 2-3 चीजें आती हैं. इन्होंने बोला कि हम इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करना चाहते हैं. मैंने आपको बोला था कल, जो मैंने आप लोग को बताया था, when we were discussing Article 73, one very important part of Article 73 जो कल मैंने आपको बताया वो ये था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज को एक्सटेंसिव टू द लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉट एवर द पार्लियामेंट इज अलाउड टू डू दैट कैन बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर. तो यहाँ पे स्टेट का आर्ग्यूमेंट क्या है? स्टेट का आर्ग्यूमेंट ये है कि हम इसको एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू कर सकते हैं. एंड दे आर ट्राइंग टू टेक द डिफेंस फ्रॉम आर्टिकल 253. जो मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर हैज अथॉरिटी टू एंटर इनटू एनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटी. दूसरा ये क्या कह रहे हैं? दूसरा ये कह रहे हैं कि हमें रेजुडरी पावर से भी मिलता है कि हम दे सकते हैं, क्योंकि जो कहीं नहीं लिखा वो पावर यूनियन के पास होगी. और अगर आप ये सीडिंग ऑफ टेरिटरी की बात करिए या स्टेट के रीसेटलमेंट की बात करिए तो ये पावर यूनियन को दी गई है. तो एक चीज में आप याद रखना, वंस यू रीड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, it is mentioned that the state can make some internal arrangement, means the union can make some internal arrangement to reorganize the boundary of the state, but it is not written anywhere in the entire constitution that ceding of territory is also permissible. इसीलिए अगर आपको याद होगा जब हम लोग it is absolutely silent over ceding the नहीं है. तो क्या सीडिंग है ही नहीं है, देन हाउ पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ओवर द सब्जेक्ट मैटर? Then in that circumstances we can think about that it could be government is planning to एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से करेंगे. लेकिन सवाल 249 की बात करते हो, 253, 248 की बात करते हो, तो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पार्लियामेंट को पावर दी गई है क्या, या गवर्नमेंट को पावर दी गई है क्या कि दे कुड सीड द टेरिटरी. अब यहाँ पे द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द opposition means who are opposing this idea of ceding the territory, they are saying that the constitution under Article 1, they were also very much aware about the ceding of territory. So, agar ceding of territory they have not mentioned in the entire constitution, so the intention of the constitution makers is very much clear that the territory of this country should not be ceded in the favor of any nation. अगर वो चाहते तो एक एज ए सॉवरेन नेशन जहां पे उन्होंने एक्वायर करने का क्लॉज डाला वहीं पे वो सीड करने का भी क्लॉज डालते, पर वहां पे सीड करने का क्लॉज नहीं है. The second important objection which has been raised by the opposite party is, being a sovereign nation, the preamble begins with the term "we the people of India." We are a sovereign country. Sovereignty lies in the people of India. So without obtaining the consent of these people, the citizens of this country, the Indian government is not allowed to cede its territory. ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है. अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सीडिंग ऑफ टेरिटरी टर्म कहीं पे यूज नहीं है, तो क्या वाकई में भारत अपनी टेरिटरी को सीड नहीं कर सकता? Remember, here in this case, the Supreme Court has mentioned two important things. The first important thing the Supreme Court has said in the case of Inri Berubari Union is, preamble is not the part of the Constitution of India. उनका यह कहना है कि preamble इस संविधान का हिस्सा नहीं है. तो अगर हिस्सा नहीं है तो preamble को हम interpretation में
इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपका जो ये आर्ग्यूमेंट है कि sovereignty lies in the people of India, or without obtaining their consent, the state cannot enter into any such kind of agreement. That is not a maintainable idea. इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, मैंने शुरू में आपको बताया था, देखिए ये एडवोकेट्स का डिफरेंस होता है। एडवोकेट्स का डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हाउ द preamble of Indian Constitution is different from preamble or objective clause of other legislations. तो मैंने आपको बताया था कि normally in any case, in any legislation, the preamble or the objective of the legislation is not passed by the parliament. But remember, in the case of Constitution of India, like any other provision of the Constitution, preamble was also adopted by the Constituent Assembly. प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वैसे ही अडॉप्ट किया था जैसे कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इंद्र बरीवारी यूनियन के केस में जो भी एडवोकेट थे, दे कुड नॉट ब्रिंग दिस थिंग इनटू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट, एंड दैट्स व्हाई द कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज स्टेटिंग द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द प्रियम्बल ऑफ एनी अदर लेजिस्लेशन। तो एक चीज जो इसमें बेरूबारी यूनियन में इन्होंने बोली, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिमेंबर द same thing, the same issue when it was raised in the case of Keshavanand Bharati case, the Supreme Court has taken entirely different view, क्योंकि उस केस में at that point of time Supreme Court came to know that like rest of the provisions of the Constitution, preamble of Indian Constitution was also adopted by the Constituent Assembly. But here in this case, because they are not aware, they are saying that preamble is not the part of the Constitution of India. जबकि केशवानंद भारती के केस में इसको चेंज किया और बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि चूंकि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, सो नेसेसरली द गवर्नमेंट इज नॉट, वॉट एवर द टर्म वी द पीपल हैज बीन रिटन, दैट shall not be applicable in this case, that without obtaining the consent of the people, the government cannot move in certain circumstances. But the second thing, here the Supreme Court is going to, whether as a sovereign nation, India has authority to cede its territory or not, that is something which is very important to discuss in this particular case. So in this particular case, the Supreme Court has taken, has picked a certain portion of thought of Mr. Oppenheim. और आपने इनका नाम सुना होगा इंटरनेशनल लॉ में। इंटरनेशनल लॉ में he is a very important name. Here in this case, the Supreme Court has said that being the part of the international fraternity, it is a practice that any sovereign nation can do two things. The first thing is they can acquire the territory which is mentioned in the Constitution of India, and simultaneously a sovereign nation is also allowed to cede its territory. तो इनका इसमें क्या कहना है? इनका इसमें ये कहना है कि even if in the Constitution the term ceding of territory is not mentioned anywhere, then to being a sovereign nation, according to the principles of international law, the Indian government or the India can cede its territory. अपनी टेरिटरी को सीड कर सकता है। अब देखिए दूसरा इशू इसमें उन्होंने रिजॉल्व किया। दूसरा इशू इसमें क्या था? पहला था कि सीडिंग है कि नहीं, तो सीडिंग है। दूसरा सीडिंग हो सकती है कि नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो एक्सप्रेस टर्म व्हिच इज डीलिंग विद द सीडिंग ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट हियर इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड सेड दैट under the international law any sovereign nation can acquire territory as well as they can cede their territory. India is also a sovereign nation. It is a part of international law. It is also the part of the international law. So like any other sovereign nation, India can also cede its territory. दूसरा इशू सॉल्व हुआ कि आप टेरिटरी को सीड कर सकते हैं। अब सीडिंग ऑफ द टेरिटरी में क्या होता है? जैसे आपने डिस्प्यूट करके आपने छोड़ दिया, या सीडिंग ऑफ ट्रेड में अगर आप युद्ध हार गए, जैसे आपने देखा तिब्बत में कब्जा कर रखा है चाइना ने, पीओके में कब्जा कर रखा है, दे आर बेसिकली डिफरेंट इश्यूज, बट हियर इन दिस केस दे आर नॉट द सीडिंग ऑफ टेरिटरी. Here in this case, we are specifically talking about ceding of territory. It means when the government is willingly going to surrender certain portion of its land in the favor of another country. So the ceding is allowed, that has been decided by the Supreme Court in this particular case. अब अगर आपने सीडिंग कर दी,
तो सीडिंग करने के बाद ये जो एग्रीमेंट होगा, ऑब्वियसली देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशन, लाइक इन दिस केस देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and the Prime Minister of Pakistan, on the basis of which India is ready to cede its territory. Now the third question, which is very important for the purpose of discussion, how this agreement can be implemented. ये implement कैसे होगा? तो इसमें एक चीज आप याद रखना, इसमें सरकार के लिए आसान क्या होता है? सरकार के लिए आसानी होता है कि सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास करा दे, then it is going to be very comfortable from the government because easily they can pass the bill and they can executed. अब यहाँ पे सेंटर ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? The main argument of the center in this particular case is to implement the agreement, the parliament has absolute authority. They can pass a legislation and then this agreement can be executed. Now the question arises, once they are saying that the parliament is allowed, तो parliament कहाँ पे allowed है? पार्लियामेंट को पावर कहां से आ रही है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके लिए व्हाट बेसिकली व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द आर्ग्यूमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज लाइक अंडर आर्टिकल 3, बेसिकली अंडर आर्टिकल 3 वेयर द टर्म यूज इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट दैट ऑल्सो इंक्लूड्स सीडिंग ऑफ टेरिटरी. आपने देखा होगा ना, मैंने जब आप लोग को बताया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्टेट्स के एरिया को बढ़ाया जा सकता है, स्टेट के एरिया को घटाया जा सकता है, न्यू स्टेट कैन बी क्रिएटेड, द स्टेटस ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड. सो मेनी थिंग्स आर पॉसिबल अंडर आर्टिकल 3. और मैंने आपको बताया था द बेसिक रीजन इज स्टेट्स कैन नॉट क्लेम एनी काइंड ऑफ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इन द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम. वो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को क्लेम नहीं कर सकते. और दूसरा मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस इवन द गवर्नमेंट वाज वेरी मच अवेयर कि इन द फ्यूचर द रीऑर्गेनाइजेशन वुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि उस समय इंटीग्रेशन हो रहा था. जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे वो इंडिया में शामिल हो रहे थे और उस समय इनको ऐसे रैंडमली जो जिसके नेबर में था उससे उसको कनेक्ट कर दिया गया. But by the time they were also very much sure that reorganization would be required and this would be done primarily on the basis of language. इसलिए मैंने आपको बताया कि भारत में जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया वो भाषा के आधार पे किया गया है. इसलिए महाराष्ट्र में मराठी बोली जाएगी तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाएगी. तमिलनाडु में तमिलियन जो तमिल लैंग्वेज वाले लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे. So for this purpose basically Article 3, what it says, Article 3 allows सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट टू रीस्ट्रक्चर इट्स टेरिटरी. लेकिन क्या इसमें सीडिंग शामिल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें सीडिंग इंक्लूडेड है. वाई सीडिंग ऑफ टेरिटरी इज इंक्लूडेड इन दिस केस एज पर सेंटर? सेंटर ये कह रहा है कि जहां पे स्टेट्स को के साइज को छोटा करने की या उनके एरिया को छोटा करने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये दिस इज आर्टिकल 3 इज नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट इंटरनल एडजस्टमेंट बट दे आर ऑल्सो गिविंग पावर टू सीड टेरिटरी टू द पार्लियामेंट इन द फेवर ऑफ एनी अदर नेशन. तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 3 में जहां पे ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट स्टेट्स के एरिया को कम कर सकती है, वहां पे सिर्फ इंटरनल एडजस्टमेंट से कम करना जरूरी नहीं है, सीडिंग के थ्रू भी स्टेट्स के एरिया को कम किया जा सकता है. एंड व्हाई the government is so much interested in getting the benefit from Article 3, because once ceding of territory is covered under Article 3, it is going to be extremely easy for the central government to pass this bill, which is basically related with सीडिंग ऑफ द टेरिटरी. क्योंकि आप सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस में बिल पास करा दोगे और आप इसको आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो. मैंने आपको लास्ट क्लास में जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको चीज बताई थी कि व्हेन यू रीड आर्टिकल 3 इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 में दे आर टॉकिंग अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बट यूनियन टेरिटरी टर्म वाज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 को डिस्कस किया था, याद है आपको? और मैंने आपको बताया था कि 18th अमेंडमेंट एक्ट 1966 से उसमें यूनियन टेरिटरी टर्म जोड़ा गया. अर्लियर आर्टिकल 3 वाज डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद स्टेट्स. तो आर्टिकल 3 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ स्टेट की बात करता है, कहीं भी यूनियन
टेरिटरी टर्म इंक्लूडेड नहीं है। सब्सिक्वेंटली एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 वाज एडेड, जिसमें यह कहा गया कि जहां जहां पे आपने स्टेट लिखा है वहां पे स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज को भी पढ़ा जाएगा। But remember, here one question is very much important. It means when this matter has been brought before the Supreme Court, Article 3 is talking only about states and not about union territories. So here in this case, the Supreme Court is asking a question to the government of India. And what is the question? Attorney General से पूछा कि अगर हम ये मान लेते हैं कि अंडर आर्टिकल 3 सीडिंग, जहां पे आप ये कह रहे हो कि द एरिया ऑफ द स्टेट कैन बी डिमिनिश्ड or it can be reduced, even if we are agree to accept your argument that article 3 में जो diminishing of the area है, that also includes cession of territory or ceding the territory, but then too in that circumstances it is talking about ceding of territory of states only. What will happen in that circumstances when you want to cede a union territory और you want to cede a particular portion of the union territory? उस समय आप क्या करोगे? क्योंकि अगर आर्टिकल 3 में सीडिंग इंक्लूडेड है तो सिर्फ स्टेट की सीडिंग की बात करेगा, पूरे आर्टिकल 3 में कहीं भी यूटी टर्म यूज नहीं है। तो क्या आप यूटी के लिए कोई और मैकेनिज्म अप्लाई करोगे, या आप ये तो कह नहीं सकते कि नहीं जब भी हम सीडिंग करेंगे हम सिर्फ स्टेट का करेंगे, हम यूटीज का नहीं कर सकते? बिकॉज बीइंग द सॉवरेन नेशन यू हैव अथॉरिटी टू सीड। इफ दिस इज द अथॉरिटी वेस्टेड इन you that you can cede the territory, then obviously you can also cede the territory of UT. So it is not possible to say that Article 3 is dealing with ceding of territory of the states only and not the ceding of territory of the union territory. दोस्तों, ब्रास फ्यूजन आशा करता है कि आपको हमारा लेसन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें।